हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के एसएस स्टेट। और ये पार्ट 8 रहेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 71 से 80 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर द इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन है 404 किलो ओम। इफ द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100, द पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। देखो, तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। अब इनमें जो करंट गेन होता है वो होता है अल्फा, बीटा और गामा। किसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहले आप सी ई मतलब सी बी को दो बार लिख लो। सी बी को सी ई और बी बी, ठीक है। अब आई सी अपॉन आई ई जो रेशो होता है वो होता है अल्फा के इक्वल, ठीक है। आई अल्फा इक्वल टू कितना होगा, आई सी अपॉन आई। बीटा इक्वल कितना होगा, बीटा इक्वल टू होगा आई सी अपॉन में आई बी, ठीक है। गामा इक्वल टू कितना होगा, गामा इक्वल टू होगा आई ई अपॉन में आई बी, ओके। फिलहाल देखो, सी यहाँ पर सी और ई दोनों आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा कॉमन बेस को। कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में हम अल्फा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देखो एमीटर नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये कॉमन एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कॉमन एमीटर को। एक्चुअली ये आउटपुट अपॉन इनपुट करंट ही तो होता है, और यहाँ पर एमीटर आउटपुट बेस इनपुट, तो इसका मतलब ये कॉमन कलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कॉमन कलेक्टर को, ठीक है। फिलहाल तो हमारे पास कॉमन एमीटर है, तो इसका मतलब जो कॉमन एमीटर में करंट गेन होता है उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है आई सी अपॉन में आई बी, ठीक है। और यही हमें गिवन भी है 100। बीटा कितना गिवन है, आई सी अपॉन आई बी इक्वल टू 100। तो हमें पावर गेन अगर फाइंड करना है तो पावर गेन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है, देखो वैसे तो पावर इक्वल टू वी आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, ठीक है। बट क्योंकि मुझे करंट गेन तो पता है और रेजिस्टेंस भी पता है, तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा पावर गेन निकालने के लिए। अच्छा, पावर गेन का मतलब क्या हो गया, पावर गेन का मतलब हो गया पावर आउटपुट अपॉन में पावर इनपुट, ठीक है। तो मैं पावर आउटपुट को क्या लिखूंगा, आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर इंटू आर एल आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये करंट आई सी अपॉन में इनपुट पे करंट कितना है आई बी, तो आई बी का स्क्वायर इंटू में इनपुट पे रेजिस्टेंस कितना है, आर बी बोलो या आर आई बोलो एक ही बात है, आर बी बोल लेते हैं, ठीक है। अब आई सी अपॉन आई बी को मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख लेता हूँ, इसका स्क्वायर इंटू में आर एल अपॉन में आर बी, ठीक है। आई सी अपॉन आई बी एक्चुअली बीटा के बराबर है, तो यहाँ पर तो बीटा का स्क्वायर आ जाएगा इंटू में आर एल अपॉन में आर बी। तो आप ये फॉर्मूला भी ध्यान रखो कि पावर गेन का एक फॉर्मूला हमें पता चल गया, क्या पावर गेन का फॉर्मूला होता है बीटा स्क्वायर इंटू में लोड रेजिस्टेंस अपॉन में बेस या इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अब हम पावर फाइंड करेंगे। तो पावर इक्वल टू बीटा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर मतलब देखो बीटा को मैं 10 की पावर 2 लिख लूँ अगर, तो बीटा का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में आर एल कितना है वो है 4 किलो ओम, 4 किलो का मतलब 10 की पावर 3 अपॉन में आर बी कितना है 400 इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर 10 की पावर 4 आएगा, 10 की पावर 2 से कैंसिल, 10 की पावर 2 और 3 कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। तो अपना आंसर क्या आएगा 10 की पावर 5, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर ऑपरेटिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंसी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल वुड बी। देखो, मैं आपको दोनों का बताऊंगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का भी और फुल वेव रेक्टिफायर का भी। एक्चुअली हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, कब, हाफ वेव रेक्टिफायर में। और अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता या अगर मान लीजिए ब्रिज वेव रेक्टिफायर होता है, तो जब आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 2 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। दोनों का आप ध्यान रखना। फिलहाल तो हाफ वेव रेक्टिफायर में पूछा है, तो एफ आउटपुट कितना हो जाएगा जो इनपुट पर थी, यानी कि 50 हर्ट्स, और वही अपना आंसर भी हो जाएगा, यानी कि 50 हर्ट्स, ठीक है। 50 का डबल 200, सॉरी 100 तब आता जब वो फुल वेव रेक्टिफायर हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 73, एज पर बोर मॉडल द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू डबली आयनाइज लिथियम जेड इक्वल टू 3 आयन कितना होगा। देखो, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3, एन की वैल्यू कितनी, ग्राउंड है तो 1 लेंगे। और ये पूछ रहा है कि कितनी मिनिमम एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी उसको रिमूव करने के लिए। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी वो बराबर होगी माइनस ऑफ
ई जो कि उसकी एनर्जी रहेगी, तो माइनस के 13.6 अपॉन में एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस 13.6 इंटू में 9, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 74 है, अ क्यूब हैज साइड ऑफ लेंथ 1.1 इंटू 10⁻² मीटर। तो आपको बताना है कि उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो ये कैसे सोल्व किया जाए। वैसे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब का 6a की क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला 6a की क्यूब, 6a की क्यूब। तो जब इतना आसान फॉर्मूला है तो फिर ये निकलवाएंगे क्या, क्या पूछना चाह रहे हैं, और वो भी इतने हाई लेवल पर ये एग्ज़ाम होता है, उस पर सिंपल इनका कुछ ना कुछ मतलब तो ज़रूर होगा अगर ये वॉल्यूम फाइंड करवा रहे हैं। तो देखो एग्जामिनर का यहाँ पर बिल्कुल भी माइंड नहीं है कि वो आपसे वॉल्यूम फाइंड करवाए, उसका बस इतना मतलब है कि जल्दी से जल्दी बिना कैलकुलेशन का आंसर कैसे सेलेक्ट करना है। देखो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। तो जो हम फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होने चाहिए। अब देखो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन 2 जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि हम जब वॉल्यूम निकालेंगे उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। तो हमें वॉल्यूम निकालना नहीं है, बस हमें आंसर सेलेक्ट करना है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो ऑप्शन 2 वुड बी राइट आंसर, 1.3 इंटू 10⁻6 मीटर की क्यूब। 75th है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन YDSC एक्सपेरिमेंट इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज देन द फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें बताना है। देखो बीटा का जो फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का, वो होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। देखो जब आप स्पीड बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ाओगे, तो डी और डी तो चेंज नहीं होगा। डी और डी क्या होता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल डी होता है स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, और स्मॉल डी होता है दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ, तो डी और डी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। अब ये वेवलेंथ कैसे चेंज होगी उस पर डिस्कशन करते हैं। देखो आपने वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी, और पी क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी की जगह एम भी लिख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लैम्डा की जगह पर इसको रिप्लेस करूँ, लैम्डा को एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी से, तो डी अपॉन डी आ जाएगा। तो आप ये देखो एच तो खैर कांस्टेंट रहेगा, बीटा जो है फ्रिंज विड्थ वो इन्वर्सली किस पर डिपेंड करेगी, स्पीड पर। तो जब आप स्पीड को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड को जब हम इंक्रीज करेंगे, तो बीटा क्योंकि इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है तो बीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 कि बीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76, 500 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री, द फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा मिक्सचर का। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी मतलब सिमिलर क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में भी पूछा गया था। और देखो हमने क्या कर रहे हैं, 500 ग्राम पानी में जो कि टेम्परेचर है उसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 ग्राम हीट को 500 ग्राम आइस को जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, दोनों को एक साथ मिला रहे हैं। फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का कितना हो जाएगा ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मतलब कि जो हीट गेन होगा, हीट गेन वो बराबर होगा हीट लॉस के। अब कौन हीट गेन कर रहा है कौन हीट लॉस कर रहा है, अब उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर जो वाटर है वो हाई टेम्परेचर पर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर बॉडी में हीट फ्लो करती है, इसका मतलब जो हीट गेन करेगा वो कौन करेगा, हीट गेन करेगी आइस, ठीक है। और हीट लॉस किसकी होगी, वाटर की। अब लेट मान लेते हैं कि फाइनल जो टेम्परेचर है इनका वो टी है, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो आइस क्या होगी, आइस पिघलने की कोशिश करेगी, तो जब वो आइस पिघलती है तो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। देखो दो फॉर्मूले होते हैं हीट के, एक तो ml और एक Q इक्वल टू MC डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब स्टेट में चेंज हो रहा हो, स्टेट चेंज हो रही हो, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं Q इक्वल टू ml। और जब टेम्परेचर वेरी कर रहा हो, स्टेट चेंज नहीं हो रही, सिर्फ टेम्परेचर वेरिएबल है, तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू MC डेल्टा टी का।
तो पहले क्या होगा, जो आइस होगी वो पिघलेगी यानी कि मेल्ट होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसकी जो हीट होगी वो कितनी होगी ml, ठीक है, प्लस अब मान लो फाइनल टेम्परेचर T है, तो अब उस टेम्परेचर तक आने में उसमें कुछ हीट और वो गेन करेगा, वो किसके बराबर होगी mc इंटू में डेल्टा T के, इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर, क्यों वाटर तो कौन वाटर जब हीट लॉस कर रहा होगा उसकी स्टेट तो चेंज नहीं हो रही, वो ठंडा या गर्म होगा, तो उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे mc डेल्टा T का, ठीक है। यहाँ पर हम आइस का मास लेंगे, यहाँ पर हम वाटर का मास लेंगे, और यहाँ पर हम स्पेसिफिक हीट यूज़ करेंगे आइस की और यहाँ पर वाटर की। अब देखो जो लेटेंट हीट होगी आइस की वो होती है, एल की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, वो होती 80, ठीक है, CGS यूनिट में होगी, CGS यूनिट में, और C की वैल्यू होती है 5, वाटर के लिए एक्चुअली ये होती है 1 CGS यूनिट में, तो M कितना है 500, मैं सब CGS यूनिट में काम करूँगा, L की वैल्यू 80 प्लस मास ऑफ आइस 500 इंटू C की वैल्यू 1, और फाइनल टेम्परेचर कितना T, और इनिशियल टेम्परेचर आज का कितना 0, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाए T माइनस 0 इक्वल टू मास ऑफ वाटर 500, C की वैल्यू इसके लिए कितनी 1, और इसके लिए जो टेम्परेचर चेंज होगा वो पहले कितना था 80, और अब कितने में आ जाएगा वो T टेम्परेचर पर, ठीक है। यहाँ से हमें T की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाए 8×5 = 40, 4 0 1 2 3 4, मतलब 3 0 और लग जाएंगे यहाँ पर, प्लस यहाँ से हमें मिलेगा 500 T, यहाँ से फिर से ये 5 × 8 यानी कि 4 0 0 माइनस 500 T, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 500 T प्लस 500 T इक्वल टू 0, या फिर 2 इंटू में 500 T इक्वल टू 0, तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी कि जो टेम्परेचर रहेगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा अंतिम टेम्परेचर। अब ये तो हुआ कि हमने इतना टाइम लगा करके इसका टेम्परेचर निकाला, अब आप डायरेक्टली आंसर कैसे चूज़ करेंगे उसको ध्यान रखना। जब भी आप इक्वल अमाउंट ऑफ आइस को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में मिलाएंगे तो फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री ही रहेगा, इसका ध्यान रखें बस आप, ठीक है। एक्चुअली उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीटीजीटी में, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, हाँ मास अलग अलग दिया होगा, अगर मान लीजिए दोनों का मास सेम है, मास अलग का मतलब उस क्वेश्चन में कुछ और मास दिया होगा, अगर दोनों का मास सेम है तब के केस में आप फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेलेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg is kept stationary by pressing a vertical wall by a force of 200 Newton. The coefficient of friction between the wall and the body is 0.3. Then the frictional force is equal to कितना होगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले एक वॉल बना लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन KVS TGT 2023 में भी पूछा गया था, मतलब इसी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन था। इस ऑब्जेक्ट को हम प्रेस कर रहे हैं बाय फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, ठीक है। इस पर नॉर्मल रिएक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, नॉर्मल रिएक्शन R, और इसका जो वेट है वो हमें एक्चुअली मास गिवन है, तो वेट बराबर कितना हो जाएगा mg, तो m की वैल्यू कितनी है 3 इंटू जी की वैल्यू 10 यानी कि 30 न्यूटन। अब इस वेट को बैलेंस कौन करेगा कि नीचे ना गिरे, इट विल बी सप्लाइड बाय द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बॉक्स एंड द वॉल, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इक्विलिब्रियम में जो ये जो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के यानी कि mg के, तो mg कितना था 30 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आएगा 30 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। 78, a body has a charge of -3.2 microcoulomb if it has 2 into 10 की पावर 3 13 प्रोटॉन, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितने होंगे, इसमें ये आपको बताना है। देखो नेगेटिव चार्ज है, एक्चुअली Q की वैल्यू कितनी होती है, Q इक्वल टू होता है Na, फिलहाल हमें Q की वैल्यू गिवन है माइनस के 3.2 माइक्रो कोलॉम्ब, या 3.2 इंटू 10 की पावर -6 कोलॉम्ब भी आप इसको लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू Ne होता है तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। देखो E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, ठीक है। अब क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो मैं लिखूँगा -3.2 इंटू 10 की पावर 6 बराबर होगा, N जो होगा ना उसमें प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी, तो Np प्लस Ne मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, Ne प्लस Np
लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो साइन होगा वो नेगेटिव का होगा, तो मुझे यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, Np माइनस Ne। या हम ये भी कर सकते हैं, पहले n टोटल फाइंड कर लेते हैं कि n कितना है, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन में e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो हो गया 2 माइनस के 2 इंटू 10 की पावर n की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू 10 की पावर 13। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा Np माइनस Ne के। हमें Ne फाइंड करना है, तो Ne ये हो जाएगा -2 इंटू 10 की पावर 13। आप Np को इस तरफ ले जाओ, माइनस के Np इक्वल टू Ne, यहाँ पर Ne माइनस का ही होगा फोर्स, माइनस Ne इक्वल टू आ जाएगा -2 इंटू में 10 की पावर 13 माइनस n की वैल्यू कितनी है, प्रोटॉन की संख्या है 2 इंटू 10 की पावर 13। तो दोनों इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हैं -4 इंटू 10 की पावर 13। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा यहाँ पर, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू में 10 की पावर 13, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो होने चाहिए 4 इंटू 10 की पावर 13। तो ऑप्शन सही होगा हमारा 4 इंटू 10 की पावर 13, ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर 13, तो टोटल चार्ज होंगे इसमें n 2 इंटू 10 की पावर 13, बट वो Np माइनस Ne के इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, स्टैंडिंग वेव कहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो सकती। देखो, अगर आप मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, दोनों एंड को आपने इसमें बांधा हुआ, तो इसमें तो इस स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो सकती है। सोनोमीटर में भी यही होता है कि एक तरफ से उसको टाइट बांधा जाता है और यहाँ पर मास लटकाया जाता है, तो उसमें भी स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगी। जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए एक वेव इधर जा रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है, तो उसमें भी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन व्हेन टू आइडेंटिकल वेव विथ फेज डिफरेंस पाई अगर होगा सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में तो स्टैंडिंग वेव क्रिएट ही नहीं हो पाएंगी। स्टैंडिंग वेव तब क्रिएट होती है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दो रिफ्लेक्टेड रे। तो फोर्थ ही हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, a quantity of heat required to change unit mass of solid substance from solid to liquid state while the temperature remain constant is known as। इसको हम क्या कहते हैं। देखो, पहली बात तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब फेज में चेंज हो रहा होगा, और यहाँ पर ये सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वहाँ पर हम लेटेंट हीट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, स्पेसिफिक हीट तब इस्तेमाल की जाती है जब टेम्परेचर वेरी कर रहा हो, तो इसको तो भूल जाओ अभी के लिए। अब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, तो देखो वेपराइजेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब लिक्विड से गैसेस फेज में चेंज हो रहा है, ठीक है। सब्लिमेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा होता है, मतलब स्टेट चेंज हो रही है, तो हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं उस समय। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2।